हाय गाइस, बेटा कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो, अभी तक फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी तुमने 12th क्लास की, है ना? सॉलिड स्टेट पढ़ा, सॉल्यूशन पढ़ा, उसके बाद इलेक्ट्रो पढ़ी है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी, सरफेस पढ़ी। ठीक है, ये सब क्या है? पूरा फिजिकल का पार्ट है। इसके बाद बुक में दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है, दैट इज इनऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक का पार्ट है चैप्टर नंबर 6, 7, 8 एंड 9। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 9th चैप्टर है, वो भी इनऑर्गेनिक का पार्ट है। लेकिन हम पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जो सेकंड बुक से स्टार्ट होती है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ये यहां से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। बोर्ड ने क्या किया है? बोर्ड ने लास्ट के जो 2 चैप्टर है, एक तो ड्रग केमिस्ट्री वाला और दूसरा है ना एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो भी, ये दोनों चैप्टर हटवा दिए हैं। तो सेकंड बुक में हमें टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं। एक हेलो एल्केन वाला, दूसरा एल्डिहाइड कीटोन ईथर वाला, तीसरा एमाइन वाला, है ना, और चौथे में कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह है, और लास्ट में पॉलीमर। ये 5 चैप्टर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ने हैं, जो कि अब पूरे फ्लो में चलेंगे। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इस वीडियो से। ये वीडियो हमारा बेसिकली स्टार्ट होगा किससे? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स से। अगर तुम पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी तक बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है, 11th में गलती से नहीं पढ़ी है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जहां पे 11th का कॉन्सेप्ट आएगा, मैं पूरा एकदम स्टार्टिंग से समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन वीडियोस तो मैं रेगुलरली देखने हैं। मैं तो तुम पे कुछ आए उसकी ये गारंटी, बस तभी गारंटी ले सकता हूं जब तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो। अगर तुम मेरी वीडियोस नहीं देख रहे हो और तुम फेल होते हो, तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं हूं, उसके लिए जिम्मेदार तुम हो। तुम जहां से पढ़ रहे हो वो टीचर है, ठीक है, वो तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए अगर तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, कंपटीशन के लिए बेसिक क्लियर करना है, तो तुम्हें मेरी वीडियोस देखनी चाहिए। ये मैं सजेस्ट करूंगा। ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम जहां से पढ़ो वहां से पढ़ो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, स्टार्ट करें बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बेसिक वर्ड तुम्हें पता है कि सर जिन कंपाउंड्स में कार्बन आता है उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, चलो, हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। आज तो केवल इंट्रो होगा इसका, ठीक है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। देखो क्यों जरूरत पड़ी हमें हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की। ये वो कंपाउंड्स हैं बेटा जो काफी हमारी एवरीडे लाइफ में यूज होते हैं। काफी सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, जैसे हमारी बॉडी में एक थायरोक्सिन नाम का हार्मोन क्रिएट होता है। थायरोक्सिन नाम का हार्मोन क्रिएट होता है, जिसके अंदर आयोडीन इंक्लूड होता है। आयोडीन तुम जानते हो, आयोडीन एक केमिकल है ना, एलिमेंट है। ठीक है, आयोडीन इसके अंदर होता है, जो कि थायरोक्सिन मदद करता है। एक बीमारी होती है गोइटर। क्या होती है बेटा? एक डिजीज है गोइटर। गोइटर डिजीज जब होती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए थायरोक्सिन हार्मोन की जरूरत होती है, जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? आयोडीन को अपने अंदर रख के रखता है। तो हेलोजन का यूज इस चैप्टर में, बेसिकली जो कंपाउंड्स हम स्टडी करने वाले हैं वो क्या है? आगे का वर्ड तो मैं दिख रहा होगा, हेलो। हेलो का मतलब है बेटा हेलोजन। हेलो का मतलब क्या हुआ? हेलोजन। नीचे वाले कंपाउंड में ले लो चाहे ऊपर वाले में, दोनों में हेलोजन्स आएंगी। तो वो कंपाउंड्स जिनके अंदर हेलोजन्स आती हैं, उनके आगे हम हेलो लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे थायरोक्सिन है ना, गोइटर को प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है। इसके अंदर क्या होती है? थायरोक्सिन के अंदर ऐसा क्या होता है जो गोइटर से लड़ सकता है? आयोडीन होती है। ठीक है, ऐसे एक ड्रग है, अभी देखो कोरोना चल रहा है, ठीक है, तुमने सुना होगा क्लोरोक्वीन, है ना, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। इंडिया वालों ने अमेरिका भेजी, रिसर्च उनको करनी थी, इसलिए वहां पे वो सब अवेलेबल नहीं था, तो इंडिया से माल सप्लाई होके अमेरिका गया। क्या होती है क्लोरोक्वीन? क्लोरोक्वीन और कुछ नहीं होता है, एक कंपाउंड होता है जिसके अंदर बेंजीन की डेरिवेटिव रिंग होती है। बेंजीन मतलब नेप्थल, सॉरी
क्विनोलिन की डेरिवेटिव रिंग होती है, जो कि बेंजीन जैसे कंपाउंड से बनता है, और लॉन्ग चेन होती है। इसके ऊपर फिर से रिंग बनी होगी, फिर इसके ऊपर फिर से रिंग बनी होगी, और वहां पे कहीं जाके एक हेलोजन लगा हुआ होगा, एक हेलोजन बेटा लगा हुआ होगा। ठीक है, दिख रहा है हेलोजन, ऊपर मैंने Cl लगाया है। ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें हेलोजन आ रहा हो, उनको हम हेलोजिनेटेड कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोजिनेटेड कंपाउंड बोलते हैं। तो तुम्हारे यूज समझ में आ रहा होगा कि सर इसका मतलब तो ये मलेरिया में भी एप्लीकेबल था। क्लोरोक्वीन जो ड्रग है बेटा, क्लोरोक्वीन जो ड्रग है वो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है ना। और दवाई कौन सी बनाई जाती है? मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है। कौन सा? क्लोरोक्वीन, या क्लोरोक्वीन कंपाउंड या उसके डेरिवेटिव होते हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ जोड़ो, कुछ उसमें से एक कार्बन हटा दिया, उसकी जगह हाइड्रोजन रख दिया, उसकी जगह क्लोरीन रख दिया, तो इनको डेरिवेटिव्स बोलते हैं। एक में से बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, तो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए क्लोरोक्वीन क्लोरोक्वीन ड्रग्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कोरोना को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि जो सिम्टम्स हैं वो लगभग मलेरिया से मिल रहे थे, पूरे नहीं लेकिन लगभग मलेरिया से मिल रहे थे, इसीलिए प्रेडिक्ट किया कि जो दवा मलेरिया में काम आ रही थी, अगर उसमें हम उसके जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ हम छेड़छाड़ करें, कुछ ऐड करें, घटाएं, बढ़ाएं, तो हमें शायद कोरोना वायरस जो है उसके अगेंस्ट हमें दवा मिल पाएगी। और वैसे ही नई दवाएं बनती हैं, याद रखना है। ठीक है, सिम्टम्स के बेस से क्लिक होती है कि ये दवा काम करती थी, इसमें कुछ छेड़छाड़ की जाए, इसके स्ट्रक्चर में कुछ क्लोरीन डाला जाए, फ्लोरीन डाला जाए, हाइड्रोजन निकाला जाए, तो शायद वो काम करेगी। तो इस तरीके से क्लोरोक्वीन एप्लीकेबल था मलेरिया के लिए। तो ये भी एक हेलोजिनेटेड कंपाउंड है। फिर बात करोगे, देखो टाइफाइड जो होता है, तुम्हें टाइफाइड होता है फीवर, ठीक है, उससे लड़ने के लिए एक ड्रग यूज होता है क्लोरोएम्फेनिकोल। ये सब तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इंट्रो दे रहा हूं मैं। क्लोरोएम्फेनिकल, यहां भी क्लोरीन यूज होता है, यहां भी क्लोरीन यूज होता है। क्लोरोक्लोरीन के लिए आता है, आयोडीन के लिए आता है, ब्रोमीन के लिए आता है, फ्लोरोफ्लोरीन के लिए आता है। ठीक है, तो टाइफाइड के अगेंस्ट क्लोरोएम्फेनिकल ड्रग भी यूज होता है। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि डेली लाइफ में जो हम दवाएं यूज कर रहे हैं उनमें काफी सारे यूजेस हैं हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स के। ठीक है, इसलिए हम इन्हें अच्छे से कैसे बनाए जाते हैं। अब हम इतने बड़े बड़े कंपाउंड्स की स्टडी नहीं पढ़ते हैं 12th लेवल पे। ठीक है, ये सब रिसर्च लेवल पे, एमएससी में भी आती है ड्रग केमिस्ट्री। ठीक है, वहां पे आता है नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंदर एक पार्ट आता है ड्रग्स। ठीक है, तो वो पूरे चैप्टर में इनका ही डिस्कशन होता है। तुम्हारे में भी है, लेकिन इस बार बोर्ड ने वो चैप्टर हटा दिया है, तो तुम भी ये सब ज्यादा डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि क्या होते हैं ये हेलो एल्केन। एक चीज तुम्हारे समझ में यहां आ गई थी, क्या थी वो? कि सर जो कंपाउंड्स हेलोजन रखते हैं उनमें हेलो आता है, ये मैंने बता दिया है ना, ये हम क्लियर कर चुके हैं। वी ऑलरेडी क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। नाउ इस वर्ड को तोड़ दो दो में, किस किस में टूट रहा है? हेलो एंड एल्केन। इसे भी तोड़ो ऐसे, हेलो एंड एरीन। जरा चेक करो, हेलो का मतलब होता है बेटा हेलोजेंस। हेलोजेंस मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो नीचे एटी आता है, एस्टेटाइन आता है, उसके नीचे भी जो एलिमेंट है वो डिस्कवर हो चुका है। लेकिन ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये क्या है, थोड़ा रेडियो एक्टिव होते हैं। ये क्या है, रेडियो एक्टिव होते हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट हैं उनकी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं होती है, इसलिए इनको हम हेलोजन तरीके नहीं काउंट करते हैं, केवल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ही काउंट करेंगे। ठीक है, अगर फ्लोरीन है तो उसके लिए फ्लोरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसके लिए? फ्लोरो बोलेंगे। अगर क्लोरीन है तो उसके लिए क्लोरो बोलेंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमो बोलेंगे, और आयोडीन है तो आयोडो बोलेंगे। एल्केन्स तो तुम्हें पता है क्या होता है जी, CnH2n+2, कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे CH4 हुआ है ना, C2H6 हुआ, C3H8 हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब क्या है? एल्केन्स है।
यहां भी हेलो का मतलब वही हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। एरीन्स क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, एरीन्स क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़े, हकल रूल पढ़ाया था 11th क्लास में, याद होगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? द कंपाउंड्स फर्स्ट should satisfy three conditions: cyclic, planar, and should be conjugated. If any compound follow these conditions, then it could be anti-aromatic, and aromatic. अभी तक कंफर्म नहीं था, ठीक है। ये तीनों से भी कंफर्म नहीं होता है। कोई कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए जी, साइक्लिक है। प्लेनर होना चाहिए जी, मतलब प्लेनर मतलब हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। कंजुगेटेड मतलब एक डबल बॉन्ड छोड़ के फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड हो या लोन पेयर हो या पॉजिटिव चार्ज हो, तो कुछ कंजुगेशन दिखाना चाहिए उसके अंदर। अगर ये तीनों कंडीशन हो रही है तो फिर ये चेक करना है, फिर वो एंटी एरोमेटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है। फिर भाई साहब आ गए हकल। हकल जी ने बोल दिया कि अगर ये 4n रूल को सेटिस्फाई करता है तो कंपाउंड होगा एंटी एरोमेटिक, अगर 4n+2 को सेटिस्फाई करता है तो होगा एरोमेटिक। अब ये n क्या है? n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, सिंपल, ठीक है। अगर किसी के अंदर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है और पाई इलेक्ट्रॉन 4 की टेबल में आने वाले में से कोई भी डिजिट हो, 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो, 20 हो, तो वो कंपाउंड क्या बन जाएगा जी? क्या बन जाएगा जी? एंटी एरोमेटिक। लेकिन अगर 4n+2 हो, जैसे 4n+2 में एक 2 आ जाएगा, ठीक है, और n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो सकती है, 0, 1, 2, 3 कहीं तक जा सकती है ना, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है ना। तो 2 हो, इसके बाद 6 हो, 10 हो, 14 हो, 18 हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। दिख रहा है साइड में मैंने तो लिखा है, ठीक है, 2, 6, 14, 18 एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है बेटा, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई करता है तो एरोमेटिक होगा। फॉर एग्जाम्पल जल्दी से 2-3 एग्जाम्पल लूंगा जिसमें एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड क्लासिफाई होंगे, और नॉन एरोमेटिक जो एरोमेटिक है ही नहीं। जैसे ये कंपाउंड है, जरा साइक्लिक है जी, प्लेनर है क्या? तीनों का हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। यहां 3 कार्बन है, 1, 2, 3, तीनों के हाइब्रिडाइजेशन चेक करो जी, इसका भी sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3। आगे ही नहीं जाना है, खत्म, नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि कंडीशन है प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर के लिए जरूरी क्या होता है? एवरी कार्बन शुड हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन, खत्म, ठीक है। इसीलिए इस पे आओ, साइक्लोब्यूटीन, इसमें चेक करो, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 मिलेगा, साइक्लिक है ही, कंजुगेशन है, एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कंजुगेशन भी है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3, 4। कौन सी कैटेगरी में आएगा? इसमें आएगा। किसमें आएगा? इसमें आएगा। सिंपल क्या करना है, तो मैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 के अंदर जब मैं 1 रखूंगा, नंबर सॉरी बेटा, ये जो n है, सॉरी ये जो n है, ये नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। मतलब n के अंदर मैंने 1 रखा तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए जी, और इसके अंदर 1, 2, 3, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंपाउंड हुआ एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखो, जैसे ये हो गया, बेंजीन हो गया, साइक्लिक है, प्लेनर भी है, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेना, sp2 आएगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है 11th में, नहीं तो 11th की हाइब्रिडाइजेशन वाली वीडियो उठाओ केमिकल बॉन्डिंग में से, ठीक है, यूट्यूब वाले चैनल पे मिल जाएगी और उसे देख सकते हो, अच्छे से समझाया वहां पे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है।
तो यहाँ पे कार्बन sp2 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 हो गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, दूसरी भी सेटिस्फाई। कंजुगेशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कंजुगेशन भी है, तीनों सेटिस्फाई। अब ये वाला आ रहा है कि ये वाला, ये देख लेते हैं। 4 में 1 का मल्टीप्लाई करो जी, 4 प्लस 2, ये तो नहीं आया, ये नहीं आया, 4 प्लस 2। अब मैं 4n प्लस 2 में अप्लाई करके देख रहा हूं, n की जगह मैंने 1 रख के देखा पहले, ठीक है, नहीं n की जगह 1 रख के देख रहा हूं। 4 1 जब 4 प्लस 2 कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। कितना आ गया इसमें, कितना आया ये, 6 आ गया। क्लियर? जरा देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। तो कौन सी कैटेगरी में आ गया, एरोमेटिक हो गया। कौन सी कैटेगरी हो गई, एरोमेटिक। ठीक है, तो तुम्हें ये मैच करके करवा के देखना है, n में 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, फिर चेक करके देखो इससे मैच हो रहा है कि इससे मैच हो रहा है। ठीक है, अगर 4n प्लस 2 मतलब 2 6 10 14 18 वाली डिजिट बन रही है। देखो 2 कब बनता है, जब मैं यहाँ 0 रख देता। अगर मैंने यहाँ 4 0 रख दिया तो आगे वाला 0 केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन बनते। ऐसा कहीं होता है क्या? जरा ये एग्जांपल देखो, ये मैंने साइक्लोप्रोपेन बनाया, इसमें मैं एक डबल बॉन्ड बना देता हूं, ठीक है, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा देता हूं। अब देखो ये साइक्लिक है, ये प्लेनर है क्या? हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा, चेक कर लेना। इसका sp2 है, इसका sp2 है, और बेटा इसका भी sp2 है। ठीक है, तो क्या हुआ, प्लेनर हो गया। कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसका मतलब कंजुगेशन भी है, कंजुगेशन भी है। डबल बॉन्ड के साथ यहाँ डबल बॉन्ड हो, आगे वाले बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, सब में कंजुगेशन दिखाएगा। क्लियर है? तो ये कंजुगेशन भी है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई। नाउ टेक 4n, 4n में 1 रखो, 4n में 0 रखो तो 0 ही हो जाएगा, 0 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसा तो नहीं है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 4n में 1 रख के देखो तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, नहीं जी एक ही पाई बॉन्ड है, तो भी मैच नहीं हो रहा है। अब जरा उसको चेक करते हैं एरोमेटिक वाले को। 4n प्लस 2 में 0 रख के देखो, 4 इंटू 0 प्लस 2, तो 4 0 जब 0 हो जाएगा, केवल क्या बचा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही तो है इसमें, कंपाउंड इज एरोमेटिक, कंपाउंड इज एरोमेटिक। एग्जाम्पल हो गए। तो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड होने चाहिए, उनको क्या बोलते हैं, एरीन। उसी को तो बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स को ही हम एरीन्स बोलते हैं। सिंपल, बस इतना याद रखना है। ये मिटा रहा हूं मैं अब, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब हम जब कंपाउंड्स बनाएंगे, ठीक है, तो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड यहां हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम बेंजीन की बात करते हैं। जनरली हम बेंजीन की बात करते हैं। ये भी एक एरीन है, एरोमेटिक कंपाउंड है, और उसके ऊपर एल्कीन भी है। तो इन ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं एरीन। ठीक है, जनरली हम बेंजीन की बात कर रहे हैं। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है यहाँ, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सब में sp2 आएगा, sp2 आएगा तो इन तो आएगा। ठीक है, इन पे जब इन देखो, अब आगे बात करता हूं। अब तो मैं एरोमेटिक मतलब एरीन समझ में आ गया, एरीन्स किसे कह रहे हैं, ठीक है, हेलो समझ में आ गया, एल्केन समझ में आ गया। तो हेलो एल्केन कौन बना, ऐसे एल्केन जब उनमें हेलोजन्स को जनरली एक्स से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट कर देते हैं, जनरली एक्स से। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, किससे डिनोट कर रहे हैं, एक्स से। तो एल्केन में जब मैं हेलोजन ऐड कर रहा हूं और इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो क्या बन जाएगा, ये CH3X। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं बेटा हेलो एल्केन। ठीक है, और कहीं कहीं तो मैं लिखा हुआ मिलेगा, नीचे दिख रहा है बोर्ड, क्लियर एकदम, ठीक है, कहीं कहीं तो मैं और लिखा हुआ मिलेगा एल्काइल हैलाइड, है ना। और जनरली इसको R ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं। एल्केन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, R से। एक चीज याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे है जैसे मैथमेटिक्स। तुम टू द पॉइंट, जितने पॉइंट्स बोल रहा हूं सबको लिख लेना, ज्यादा घमंड में मत रहना कि ये सब तो आता है, इजी सा है, सबको लिख लेना, क्योंकि बाद में तुम कभी पढ़ते हो तो बेसिक तुम्हारे सामने होता है। ठीक है,
इसीलिए हर चीज तुम्हें लिखनी है और तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे तुम उतने परफेक्ट होते चले जाओगे। कंपटीशन के क्वेश्चन तो बच्चों के लगेंगे, तुम्हें गारंटी दे रहा हूं मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो तुम्हें। ठीक है, एकदम टू द पॉइंट चलना है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर से। तो मैं यहां से CH4 को हटा रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं आर एच। इसमें से RH में से ये क्या है बेटा? एल्केन है। सिंपल, मैंने क्या किया, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाला और हेलोजन ऐड कर दिया। एक हाइड्रोजन निकाला और हेलोजन ऐड कर दिया, क्या बन गया जी? हेलो एल्केन बन गया। और इसी को कभी कभी एल्काइल हैलाइड बोल देते हैं, एल्काइल हैलाइड बोल देते हैं। सर दोनों में अंतर क्या है? दोनों सेम है जी, लेकिन ये जो है एल्काइल हैलाइड ये कॉमन नेम में आ जाता है, कॉमन नेम में आ जाता है। और ये है जो ये IUPAC वालों ने बोल दिया। जहां पे दो दो चीजों की जनरेशन होती है, एक के 2 या 3 नाम आते हैं, वहां पे IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री बीच में आती है और डिसीजन देती है कि दोनों ही सही हैं, पर स्टैंडर्ड लेवल पे चलो इसे ये बोल देते हैं, फिर वो पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से जाना जाता है। तो हेलो एल्केन IUPAC नेम होगा। ठीक है, क्लियर? जैसे अगर मैं यहां पे CH3Cl फॉर्म कर रहा होता तो इसका नाम हो जाता क्लोरोमीथेन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एल्केन की जगह मीथेन आ गया, हेलो की जगह क्लोरो आ गया। ठीक है, इसी तरीके से बेटा, इसी तरीके से बनता है हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स में क्या होगा? सिंपल, कोई भी एराइल रिंग ले लो, एराइल रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं हम AR से। कोई भी एराइल रिंग ले लो, उस पे क्या है? हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, उसमें हमको हेलोजन ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे? -H करेंगे। तो AR के साथ हमने क्या किया? X को जोड़ दिया, हेलोजन को जोड़ दिया, तो क्या बना बेटा? हेलो एरीन, हेलो एरीन। और इसी को क्या बोल देते हैं? एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। इज इट क्लियर टू यू बेटा? इज इट क्लियर? हेलो एरीन्स को हम क्या बोल देते हैं? एराइल हैलाइड। अगेन, एराइल हैलाइड इज द कॉमन नेम एंड हेलो एरीन इज द IUPAC नेम। दैट इज IUPAC वालों ने बोला कि हेलो एरीन्स हम बोलेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। ठीक है, क्लासिफिकेशन तक ही हम इस वीडियो में देखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा? क्लासिफिकेशन, तू जिंदा है तू जिंदगी की जिंद पर यकीन कर। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, दोनों ही देखेंगे। ठीक है, चलो पहले हेलो एल्केन्स का देखते हैं। इसमें 2 तरीके की क्लासिफिकेशन है। पहला लिखो, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन्स अटैच्ड, नंबर ऑफ हेलोजन्स अटैच्ड। दूसरा है बेस्ड ऑन hybridization of carbon to which halogen is attached। 2 तरीके क्लासिफिकेशन देखेंगे, to which halogen is attached। दोनों में ही ऐसा करना है, हेलो एल्कीन में भी और हेलो एरीन में भी हेलोजन इज अटैच्ड।
ठीक है, चलो पहले हेलो एल्केन्स के लिए बात करते हैं। इसमें आओ पहले, नंबर ऑफ हेलोजन अटैच्ड, ठीक है। जैसे अगर CH3X है, ठीक है बेटा, मैं जनरली ले रहा हूं, R ले रहा हूं, ठीक है। एल्केन को क्या बोल रहा हूं मैं, R बोल रहा हूं, हेलोजन को X बोल रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब R है, ठीक है, ठीक है, चलो एल्केन के सेंट्रल कार्बन को C मानेंगे, उससे लगे हुए ग्रुप्स को R, और R हमेशा क्या रहेंगे, एल्काइल ग्रुप्स रहेंगे। R क्या रहेंगे बेटा, एल्काइल ग्रुप्स रहेंगे। जैसे C है, उस पे H H H और X लग जाता है, एक हेलोजन लगा है। एक कंडीशन क्या हो सकती है जी, देखो इसमें दो तरीके बन जाएंगे, एक R आ गया, एक X आ गया। सब चीज हमें सीखनी है। और एक बना देता हूं जी जिसमें R प्राइम है, R है, और R डबल प्राइम है, और X। देखो सबके अंदर एक एक हेलोजन लगी हुई है, कौन से, सेंट्रल कार्बन से, ठीक है, और एल्केन का कार्बन है। यहां पे CH3 की जगह कोई और भी ग्रुप हो सकता है, बट जिस कार्बन से अटैच है, तो ये सब क्या है बेटा, मोनो हेलो एल्केन्स है। ये सब क्या है, जिनमें एक हेलो लगी हो उन्हें क्या बोलेंगे, मोनो, ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन्स। अगर दो लगे होते इसी कार्बन से, अगर यहां दो लगे होते तो डाई, तीन लगे होते तो ट्राई, चार लगे होते तो टेट्रा। एक तो ये हो गया। दूसरा, सर ये क्यों दिखाया आपने, एक हेलोजन लगाई और दो एक में एक R, फिर दूसरे में R प्राइम, फिर तीसरे में और R डबल प्राइम लगा दिया। ये R प्राइम कुछ नहीं है बेटा, R एक दूसरा एल्काइल ग्रुप है, जैसे CH3 लग रहा है यहां पे, ठीक है। मान लो कि R जो है CH3 है, फॉर एग्जाम्पल R प्राइम जो है CH2 CH3 है, इसका एक बॉन्ड खाली है, ये अटैच होगा इससे आके, ये बॉन्ड है, ये जो खाली छोड़ रहा हूं ये वाला बॉन्ड है, यहां जो खाली छोड़ा है वो ये वाला बॉन्ड है। ऐसे ही R डबल प्राइम क्या है बेटा, CH2 CH2 CH3, मतलब तीनों अलग अलग ग्रुप है। R का मतलब है तीनों अलग अलग एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप तुम्हें पता है, ये भी बता देते हैं। चलो सर हमें समझ में नहीं आएगा, नहीं तो एल्केन में से जब भी एक हाइड्रोजन निकलता है तो उसे एल्काइल बोल देते हैं, मतलब एक वैलेंसी उसकी खाली हो जाती है। जैसे CH4 में से एक हाइड्रोजन गया तो क्या बचा, CH3 बचा और एक वैलेंसी खाली, एक बॉन्ड खाली, इसको बोलते हैं। इसको अगर मीथेन बोलते हैं तो इसे क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे। ये सब 11th के कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने तुम्हें बोल दिया है कि मैं तुम्हें सब कुछ कवर करवाता जाऊंगा जिससे तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये मिथाइल वगैरह अटैच है, अलग अलग R ग्रुप है, अलग अलग एल्केन एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, अलग अलग एल्काइल ग्रुप अटैच है। देखो जिस कार्बन से मेरा फंक्शनल ग्रुप लगा हो, यहां पे फंक्शनल ग्रुप हेलोजन है, जिस कार्बन से मेरा फंक्शनल ग्रुप लगा हो दैट इज ये वाला, उससे कितने नंबर ऑफ R ग्रुप अटैच है उतनी होगी उनकी डिग्री, उतनी होगी उनकी डिग्री, ठीक है। हम मोनो हेलो एल्केन्स में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा और डीप में जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हें डिग्री बताना चाहता हूं, डिग्री कैसे निकालते हैं। तो अगर एक कार्बन है, सेंट्रल कार्बन ये है, इससे फंक्शनल ग्रुप ये लग रहा है, इस पे कितने R ग्रुप हैं, एक भी नहीं है जी, यहां भी H, यहां भी H, यहां भी H, तो इसकी होगी 0 डिग्री, ठीक है। इसको देखो, फंक्शनल ग्रुप X अटैच है इस वाले कार्बन पे, इस पे कितने कार्बन है, एक नहीं है, यहां भी नहीं है, एक है जी, तो इसकी होगी 1 डिग्री। डिग्री निकालना आना चाहिए। यहां पे X की जगह एल्कोहल होता, OH ग्रुप लगा होता, COOH लगा लो, कुछ भी लगा हो, डिग्री कैसे निकालनी है बता रहा हूं। केवल एमाइन में अलग तरीके से निकालते हैं, तब की तब बताएंगे, एमाइन जब चालू होगा तब बताएंगे, लेकिन बाकी सब में कॉमन है। यहां पे देखो X इस वाले कार्बन पे अटैच है, इस पे कितने R हैं, एक R ये रहा, एक R मतलब दूसरा एल्काइल ग्रुप ये रहा। R का मतलब है इस पे C लगा होगा, R का मतलब है इस पे C लगा होगा, R मतलब CH3 CH2 CH3 कुछ भी हो, लेकिन इससे इस वाले कार्बन से एक C जुड़ा होगा। जितने नंबर ऑफ C इससे अटैच हैं उतनी उसकी डिग्री हो जाती है। तो बताओ यहां पे कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री, यहां पे कितनी हो जाएगी, 3 डिग्री। इसको बोल देते हैं बेटा प्राइमरी,
इसको बोल देते हैं बेटा सेकेंडरी और इसको बोल देते हैं बेटा टर्शियरी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये मोनोहेलो एल्केन्स के अंदर ये प्राइमरी वाला हुआ, ये सेकेंडरी वाला हुआ और ये टर्शियरी वाला हुआ। कोई दिक्कत नहीं है? चलो, अब ये तो हो गए मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड में क्या होता, एक ही कार्बन पे दो हेलोजन हो। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कंपाउंड हो पर अलग अलग कार्बन पे दो हेलोजन लगी हो। वो दोनों ही पॉसिबल है। अब यहां एच की जगह आर लिखा हो, डिग्री निकालना हो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, और ये बताना हो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है डाई सब्स्टिट्यूटेड है, वो तो इसके बेस पे वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो हम मोनो डाई वाला पढ़ा रहे हैं। डिग्री का तो मैंने तुम्हें एक बार बता दिया, अब हर एक में उसे नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें एक कंपाउंड के अंदर दो हेलोजन आ रहे हो, सब्स्टिट्यूटेड डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ये भी डाई है, इन दोनों में अंतर है। लेकिन जब दो एडजेसेंट कार्बन पे, दो बराबर वाले कार्बन पे हेलोजन लगे हों तो उसे बोलते हैं हम विसिनल डाई हेलाइड। डाई हेलाइड तो आ रहा है क्योंकि हेलोजन है, लेकिन अगर X की जगह, हेलोजन की जगह OH ग्रुप होता, COOH होता, हर एक में उसको विसिनल बोलते हैं, और इसी को शॉर्ट में बुक में कहीं कहीं लिखा होता है VIC, विस। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दो पे लगे हों तो विस। ठीक है, देखो V जैसी शेप बन रही है। दोनों जब एक ही पे आके जम जाएं, एक ही कार्बन पे दोनों लग गए, उसको बोलते हैं बेटा जेमिनल। उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं बेटा? जेमिनल डाई हेलाइड। डाई हेलाइड क्यों आ रहा है ये तो मैं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर यहां OH होता तो जेमिनल डाई एल्कोहल भी बोल सकता था मैं। ठीक है, तो जेमिनल डाई हेलाइड, तो इसको शॉर्ट में लिखा होता है जेम। ये जेमिनल को अब तुम्हें समझ में आ रहा है ना? जेम कब लिखा होगा? जब एक ही कार्बन पे दो फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे, जब बराबर वालों पे लगे होंगे तो विस। ठीक है, ये समझ में आ गया। डाई सब्स्टिट्यूटेड में ये पॉसिबिलिटी है। अब ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में क्या होगा? तीन लगे होंगे, हाँ जी बिल्कुल, लेकिन उसका कोई वैसे स्पेसिफिकल नेम नहीं होता, उसे ट्रिस बोलते हैं, बस इतना याद रखना। क्या बोलते हैं? ट्रिस। तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड तुम बना सकते हो। इसके बाद आओ हेलो एरीन्स पे। हेलो एरीन में भी ऐसा होगा कि ये मेरी बेंजीन रिंग हो गई, इस पे अगर एक हेलोजन लगाए तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, ये क्या हुआ? मोनो सब्स्टिट्यूटेड। क्लियर? अब यहां पे देखो एक X है, जिस कार्बन से मेरा हेलोजन लगा हुआ है वो कितने कार्बन से अटैच है जी? एक से अटैच है, दो से अटैच है। इट विल बी 2 डिग्री। ठीक है, इट विल बी 2 डिग्री। बाकी हम और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये क्या हुआ? मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरीन हो गई। तो तुम डिग्री तो किसी की भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा था बस। ठीक है, ये क्या हुआ? मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरीन। ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरीन। अगर इसकी जगह ये आ जाए तो ये हो गया जी डाई सब्स्टिट्यूटेड। सर ये तो विस हो गया। हाँ विस होगा, बिल्कुल होगा विस। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें जेम नहीं बन सकता है, पर इसमें ये X यहां नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? पूछ लूं क्वेश्चन, बताओ क्यों नहीं लगेगा? लगाओ दिमाग। चलो मैं बता देता हूं। ये विस है, विसिनल डाई हेलाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है जी, है डाई सब्स्टिट्यूटेड। जेम क्यों नहीं बन सकता? जरा इस कार्बन की वैलेंसी काउंट करो, 1 2 3 और एक ये रहा बॉन्ड, 4 पूरी हो गई हैं, तो एक ग्रुप एक्स्ट्रा कैसे लग जाएगा? ठीक है, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड में 3 पॉसिबिलिटी हो जाती हैं।
एक ये वाली कि 1 2 पोजीशन पे आ जाए दोनों, मतलब बराबर वाले पे आ जाए। फिर ये अगर 1 बोल दिया तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब 1 और 3 पे आ जाए, यहां आके लग गया x, ठीक है, इस तरीके से दिखाते हैं इसे, x 3 पे आ गया। फिर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहां पे 1 और 4 पे आके लग जाए दोनों, ये क्या हो गया 1 4, ये क्या हो गया 1 3, ये क्या हो गया 1 2। तो इसे बोलते हैं 1 2 डाई हैलाइड, इसे बोलते हैं 1 3, इसे बोलते हैं 1 4। ठीक है, अब तुम बोलोगे यहां आ जाओ 5th पे, लेकिन बात तो एक ही हो गई, जैसे 1 3 पे था वैसे ही 1 5 पे हो जाएगा, तो फिर इधर से नंबरिंग चालू हो जाएगी। ठीक है, ये तो IUPAC में क्लियर हो जाएगा। यहां जाएगा 6th पोजीशन पे तो फिर से 1 2 बन जाएगा। ठीक है, तो 3 पॉसिबिलिटी हो गई डाई सब्स्टिट्यूटेड की। ठीक है, ऐसे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में क्या होगा, यही चेंज कर रहा हूं मैं, देखो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में क्या होगा, 1 2 3 पे प्रेजेंट कर दो, ये जी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो गया। ठीक है, इसके बाद 1 3 4 पे, हाँ 1 3 4 पे कर दो, एक ये पॉसिबिलिटी हो गई। क्लियर है ना। अब तुम बोलोगे कि एक यहां पे कर दूं 1 3 5 पे, बिल्कुल बन जाएगी जी, एक ये पॉसिबिलिटी भी हो गई। ये सब बुक्स में नहीं है, ठीक है, 1 3 5 पे कर दो। क्लियर। अब तुम बोलोगे यहां पे कर दूं तो 1 2 4 बन जाएगा, बिल्कुल एक और पॉसिबिलिटी हो गई। यहां पे यहां कर लो चाहे यहां कर लो, 1 2 4 पे कर लो, ये भी पॉसिबिलिटी हो गई। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, चेक कर लेना घुमा के कहीं भी, पता चल जाएगा तुम्हें। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी, 4 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अच्छा, चलो वो ऑर्थो पेटा पेरा सब बाद में बताएंगे। क्लियर। अब देखो ये ऑर्थो मेटा पेरा भी आता है डाई में, जो डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्किन हमने अभी पढ़ा, हेलो एरिन्स अभी हमने जो पढ़ा, उसमें क्या आता है, एक फंक्शनल ग्रुप यहां लगा है और दूसरा इसके साइड में लगा है, 1 2 वाले को ही बोल देते हैं ऑर्थो। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, देखो इस पोजीशन को अगर यहां मेन फंक्शनल ग्रुप है तो यहां पे जो पोजीशन है इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा और इसको बोलते हैं पैरा, ये वाली पोजीशन को। फिर से यहां आओगे तो ये भी मेटा और ये भी ऑर्थो। तो अगर मैंने यहां लगाया तो ऑर्थो पे लगा था, यहां लगा देता हूं मैं अगर उसे दूसरे एक्स को तो ये मेटा पे लगा है। ठीक है ना, अगर मैं इसे यहां लगा देता हूं ये पैरा पे लगा है। ये सब चीजें हमें जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे ज्यादा क्लियर होंगी, खाली इंट्रोड्यूस कर रहा हूं अभी। एक तो ये क्लासिफिकेशन हो गया, दूसरा क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है इसका, बेस्ड ऑन, दोनों का मिला के बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड, टू विच हेलोजन दैट इज एक्स इज अटैच्ड। ठीक है, देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, पहला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो सकता है और दूसरा हो सकता है बेटा sp2। पहला हो सकता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिससे अटैच होगा हेलोजन, और दूसरा हो सकता है sp2 जिससे अटैच होगा हेलोजन। sp3 में तुम्हें पता है 3 सिग्मा बॉन्ड साफ साफ दिखने चाहिए, कंडीशन बता देता हूँ, sp3 का मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड ये और एक चौथा ये हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड साफ साफ दिखने चाहिए हेलोजन वाले को इंक्लूड करके। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने दिखने चाहिए, एक तो यही हो गया सिग्मा 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड साफ साफ दिखने चाहिए, मतलब एक डबल बॉन्ड आ रहा होगा, एक डबल बॉन्ड आ रहा होगा तभी तो पाई बॉन्ड में चला जाएगा वो। चलो चेक करते हैं, इसमें 3 क्लासिफिकेशन हो जाएंगे। पहला लिखो एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड सिंपल। दूसरा हो जाएगा बेटा एलाइल हैलाइड, और तीसरा हो जाएगा एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड की जगह स्पेसिफिक कर देते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। एल्काइल हैलाइड क्या होता है, फिर नीचे वाले को समझ लेंगे। एल्काइल हैलाइड में सिंपल
CH3 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 X। ये पॉसिबिलिटी है, या यहाँ पे R लगा दूं तो 1 डिग्री बन जाएगा, 2 R लगा दूं 3 डिग्री रहेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड ही देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। ये कौन सा हो गया बेटा, पहला वाला एल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तुम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाले पे आओ, एलाइल हैलाइड। एलाइल में क्या होता है बेटा, ये देखो इतना ग्रुप केवल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और एक वैलेंसी इसकी खाली रह गई। यहां जो हम लिख रहे हैं ना ये हाइड्रोजन, इसका मतलब है ये इस पे अटैच्ड है। यहां जो मैंने दो हाइड्रोजन लिखे हैं इसका मतलब है ये इस कार्बन पे अटैच्ड है। ये जो सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ये हमेशा जो लाइन में बॉन्ड आ रहे हैं ये कार्बन कार्बन के बीच में रहते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया है, CH2 लिख के ना लिख के H2C लिख दिया। सिंपल टू शो द बॉन्ड फॉर्म्ड हेयर आर जस्ट बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन, और कोई रीजन नहीं है क्योंकि IUPAC इसे सही बोलता है, दैट्स ऑल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां इतने ग्रुप को इस वैलेंसी के साथ इसको बोलते हैं बेटा एलाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसे, एलाइल ग्रुप। क्लियर दिख तो रहा है आपको, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं बेटा, एलाइल ग्रुप बोलते हैं। क्लियर। अगर यहां पे मैं हेलोजन अटैच कर देता हूं, मैंने हेलोजन अटैच कर दी, तो इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एलाइल हैलाइड। इसे क्या बोलेंगे बेटा, एलाइल हैलाइड। तो दो तरीके तो ये हो गए। जरा इस कार्बन का जिससे हेलोजन अटैच है इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 4 sp1 p2 p3 दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। कितना हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp3। क्लियर। दो क्लासेस ये हो गई। तीसरी इधर देख लो, यहां समझा रहा हूं, बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक ग्रुप। जब बेंजीन रिंग पे एक CH2 लग के और ये वैलेंसी खाली हो, ये वैलेंसी खाली हो, उस इतने ग्रुप को बोलते हैं बेटा खाली बेंजाइलिक। इतने ग्रुप को क्या बोलते हैं, ये जो तुम्हारे सामने बना हुआ है, दिख रहा है ना वीडियो में, ठीक है। इतने ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा, बेंजाइलिक। ये जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है इसे क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक, बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं। एक तो हम बाद में लगा देते हैं, बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं, और एक्स लगा देता हूं यहां तो यही बन जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। इज इट क्लियर बेटा। जरा हाइब्रिडाइजेशन चेक करो इस कार्बन का जिससे मेरा हेलोजन अटैच है। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, यहां भी 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। तो क्लियर हो गया, एल्काइल हैलाइड sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 3 तरीके से के कार्बन से अटैच हो सकता है हेलोजन। एक तो एल्काइल हैलाइड वाले में सिंपल, यहां प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी चेक करेंगे। एलाइल हैलाइड में यहां भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी चेक कर सकते हैं। कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से अटैच है, तो ये तो सीधा 2 डिग्री आएगा। ठीक है। एक ये बेंजाइलिक हैलाइड, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में से कौन सा होगा, देख लो कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से अटैच है, दैट इज 2 डिग्री आएगा। ठीक है। अगर यहां पे मैं एक वो लगा देता हूं, H की जगह R लगा दूं, कोई भी CH2 CH3 कुछ भी लगा दिया, तो ये 2 डिग्री बन जाएगा। अगर इस H को भी चेंज करके मैं कोई R ग्रुप बना दूं तो ये 3 डिग्री बन जाएगा। ऐसे ही यहां पे ये 2 H है, ये 1 डिग्री है। अभी क्या है, ये 1 डिग्री है बेटा। अगर मैं एक H को हटा के R ग्रुप लगाऊंगा तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। ऊपर वाले H को हटा के कोई दूसरा अलग R ग्रुप लगाऊंगा R प्राइम, तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। तो तीनों में ही 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पॉसिबल है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं sp2 वाले की तरफ। जरा sp2 वाले में आओ। क्या करना है हमें, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से सिंपल ऐसा कार्बन जिसपे हेलोजन अटैच हो, लेकिन उसने क्या किया हो, कम से कम एक डबल बॉन्ड बना हो, चाहे उस पर दूसरा हाइड्रोजन लगाओ। ऐसी पॉसिबिलिटी ढूंढनी है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी एक तो होती है बेटा, ए विनाइलिक ग्रुप में विनाइल हैलाइड, विनाइल VINYL, विनाइलिक हैलाइड। विनाइल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड C H2 और यहां एक H और एक वैलेंसी इसकी खाली, इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं बेटा विनाइल।
इसको क्या बोलते हैं? विनाइल। समझ में आ गया? अब इस पे मैं हेलोजन लगा देता हूं, जो मैं यहां करने वाला था। तो ये क्या हो जाएगा? विनाइलिक हैलाइड। विनाइल हैलाइड। इज इट क्लियर टू यू? विनाइल हैलाइड। जरा हाइब्रिडाइजेशन चेक करो इस कार्बन का, जिस मेरा हेलोजन इससे अटैच है, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। 1 सिग्मा बॉन्ड S, 2 सिग्मा बॉन्ड P1, तीसरा सिग्मा बॉन्ड P2। पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp2 फॉर दिस कार्बन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड इसमें पॉसिबल है, विनाइल हैलाइड और भी बन सकता है। और भी तरीके बनाने के, बिल्कुल तरीके हैं। ये भी विनाइल हैलाइड है। देखो ये किससे अटैच है? यहाँ कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन हो गया, तो ये भी विनाइल हैलाइड का एक एग्जांपल है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी विनाइल हैलाइड का एक एग्जांपल। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? बी, क्या पॉसिबिलिटी आ जाती है? डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच कर दो एक्स को। ठीक है, इनको बोलते हैं एराइल हैलाइड। ये तो तुम्हें पता है एराइल हैलाइड। जरा जिस कार्बन से मेरा हेलोजन अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो। 1 सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करते हैं किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में। तो 1 2 3 कितने हो गए? sp1 p2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। सिंपल, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना। देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी सीख गए तुम इतने एग्जांपल्स में। तो ये तुम्हारी क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। अच्छा, कहीं का एक चीज थोड़ा सा शायद मैं मिस कर गया, बताना भूल गया, उसे भी डिस्कस कर ही देते हैं, इतना टाइम लिया है तो। एलिफेटिक और एरोमेटिक। सिंपल बेटा, एलिफेटिक का मतलब होता है जहां पे R ग्रुप आ रहा हो। ठीक है, इसमें 3 एलिफेटिक, हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आता है। देखो हाइड्रोकार्बन में से ही हम क्या करते हैं? एक H निकालते हैं और हेलोजन डालते हैं, तो हमें हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स मिलते हैं। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तुम्हें पता होना चाहिए। एलिफेटिक में 2 तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन मतलब जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन आ रहा हो। सैचुरेटेड का मतलब हो गया जिसमें एक सिंगल बॉन्ड आ रहे हो कार्बन और कार्बन के बीच में। कार्बन और हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आनी चाहिए। दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड, जिसमें अनसैचुरेटेड में क्या होगा बेटा? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो। पूरी चेन में एक भी आ रहा हो तो भी अनसैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, एरोमेटिक तुम्हें पता ही है, समझा ही दिया, जिसमें एराइल रिंग आ रही हो, एरोमेटिक कंपाउंड आ रहे हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बेंजीन हो, वो और भी कोई एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स तक ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम IUPAC डिस्कस करेंगे बेटा, है ना, IUPAC डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का। घबराना नहीं है। अगर तुम्हें IUPAC नहीं भी आता है तो भी तुम अगली वीडियो देख के सीख जाओगे। ठीक है, यहां तक खत्म करते हैं। थैंक यू बेटा।